हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है लेजिस्लेचर या विधायिका सिखाने वाला हूं। तो इस चैप्टर को इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करें तो याद रखना, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे डिपेंड है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया, लंग, हार्ट, स्टमक, ये हमारे कुछ ऑर्गन है जिस पे बॉडी डिपेंड है। अगर कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है। सेम वे हमारे कंट्री जो है वो 3 ऑर्गन पे डिपेंड है गवर्नेंस में। 3 तरीके से देश चलता है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। तो क्या है, ये हमारे देश के प्रशासन में, शासन में मदद करते हैं। और इनमें से जो सेकंड, हालांकि चैप्टर 4 पहले आना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस में मैं चैप्टर 5 को पहले ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंस है, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। लेजिस्लेचर की बात करें, उन तीनों ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। और इसकी बात करें, ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गन जो कंट्री में लॉज बनाता है, उसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ या विच फ्रेम्स लॉ फॉर द कंट्री इज नोन एज लेजिस्लेचर। अब कानून बनते कैसे हैं वो प्रक्रिया आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आइए बात करें लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर के 2 पार्ट हैं, नेशनल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल लेजिस्लेचर की बात करें, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय विधायिका। इसमें आता है हमारा पार्लियामेंट। बता दूं, जो पार्लियामेंट था, ओल्ड पार्लियामेंट, उसे लुटियंस और बेकन्स ने बनाया था। और जो न्यू पार्लियामेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसने बनाया। नेशनल लेजिस्लेचर की बात करें, इसमें पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस हैं, 2 हॉल हैं, जहां पे डिस्कशन होता है और लॉ बनते हैं पूरे देश के लिए। कौन से हैं वो? पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? याद रखना, राज्य परिषद या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। वेयर एज लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या लोगों का सदन भी कहा जाता है। एंड एक और चीज याद रखना, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये था। एंड एक और चीज, राज्यसभा और लोकसभा, इनको जो लीड करता है, जो संभालता है, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और लोकसभा की बात करें, लोकसभा को संभालने वाले को अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में, या फिर उसे स्पीकर कहते हैं। आगे बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की। ये क्या होता है, किसी भी स्टेट में जो भी लॉ फ्रेम होने होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सिमिलर होते हैं लोकसभा के, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिमिलर होते हैं राज्यसभा के। याद रखना, इसे हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड, जो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 व्यवस्थाएं अपनाई गई है लेजिस्लेचर को लेके। कौन कौन सी है? एक तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, दूसरा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसे बोलते हैं एक सदनात्मक व्यवस्था, और दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसकी बात करें, ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जिसमें सिर्फ एक ही सदन हो। कौन से सदन की बात कर रहा हूं, कौन से हाउस की बात कर रहा हूं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे स्टेट्स इंडिया के जिन्होंने सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अपना रखा है, उसे ही बोलते हैं कि इन्होंने यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अपना रखा है, एक सदनात्मक व्यवस्था अपना रखी है। वेयर एज कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोलते हैं विधान परिषद, दोनों को अपना रखा है। इसे ही क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनात्मक। द्वि मतलब 2, सदन मतलब हाउसेस। जिन्होंने, ऐसे राज्य जिन्होंने दोनों सदन को, दोनों हाउसेस को अपना रखा है, उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। अब कौन कौन से राज्य हैं ऐसे हमारे इंडिया में जिन्होंने द्विसदनात्मक या बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपना रखा है? वो कौन कौन से हैं? इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है। वो हमारे 6 राज्य हैं। कौन कौन से? कुंभस से याद रख सकते हो, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि हमारे कौन कौन से राज्यों ने द्विसदनात्मक व्यवस्था या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपना रखा है। अगला बात करें, व्हाई डू वी नीड बाइकैमरल लेजिस्लेचर? आखिरकार द्विसदनात्मक व्यवस्था की जरूरत क्यों है? इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एरिया में बड़े हैं।
तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जो व्यूज हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के व्यूज मैटर करते हैं, लोगों के डिसीजन मैटर करते हैं। तो क्या होता है, कई एरिया में क्या होता है, लोगों के जो व्यूज हैं वो आगे नहीं आ पाते, इसलिए बाई कैमरा अपनाया जाता है, क्योंकि कुछ सदस्य विधानसभा में चले जाएंगे, कुछ मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स चले जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिससे ज्यादातर जो लोग हैं, डाइवर्स पीपल है, डाइवर्स ग्रुप्स हैं, उनके व्यूज आगे तक रिप्रेजेंट हो पाएंगे। सेकंड वो है रीइवैल्यूएशन ऑफ बिल, कि अगर मान लो जल्दबाजी में कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा से जल्दबाजी में पास हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के कारण लोगों को परेशानी देखनी पड़े, परेशानी का सामना करना पड़े। इसी चक्कर में क्या होता है कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा से जल्दबाजी में कोई बिल पास हो गया, तो आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद उस पर चेक लगा के उसमें जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उसे दूर कर सकती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हर स्टेट को परमिशन दे रखी है, चॉइस दे रखी है कि उन्हें यूनिकैमरल अपनाना है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपनाना है। आइए अगले देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में याद रखना टोटल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें प्रेजेंट अगर मेंबर्स की बात करें तो प्रेजेंट में कितने हैं, 245, और जिसमें स्टेट से 233 हैं और 12 कौन से हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट इन द सेंस कि प्रेसिडेंट उन लोगों को इलेक्ट करते हैं, उन लोगों को चुनते अपॉइंट करते हैं जो कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे कि साइंस में हो गया, ये गेम्स में जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्स में हो गए, या आर्ट में हो गए, आर्ट एंड लिटरेचर। तो इन सारी फील्ड से रिलेटेड 12 लोगों को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं, फिर अपॉइंट करते हैं। आगे बात करें, राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, मतलब स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर जो हैं रिटायर हो जाते हैं, और इसे परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, सारे सदस्य एक साथ खाली नहीं होते, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं या फिर हर 2 साल बाद निकलते हैं सदन से। बात करें इसके टेन्योर की, तो हर एक मेंबर की, जितने भी राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, कि हर एक व्यक्ति को 6 साल कंप्लीट करने होते हैं, फिर उसकी जो सदस्यता है वो हटा दी जाती है, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं। बात करें मिनिमम एज की कि कौन कौन मेंबर बन सकता है राज्यसभा का, वो है मिनिमम एज 30, कि 30 साल से ऊपर के व्यक्ति ही राज्यसभा के सदस्य बनने लायक होते हैं। अगला बात करें इलेक्शन का, इलेक्शन कौन से सिस्टम से होता है, पीआर सिस्टम से, जो कि इन्हें इलेक्ट कौन करता है, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और बात करें पीआर सिस्टम क्या है, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो मैंने बना रखी है पीआर सिस्टम और इंडिया में जोन से भी इलेक्शन सिस्टम फॉलो होते हैं, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो, वहां पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला बात करें लोकसभा की, लोकसभा में याद रखना टोटल मेंबर्स 545 थे, लेकिन प्रेजेंट में बात करें कितने हैं, प्रेजेंट में 543। जो 2 मेंबर्स हैं वो है एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें 2 एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति जी इलेक्ट करें, अपॉइंट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था। लेकिन रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के तहत क्या हुआ, जो कि 2019 में आया था, इसके तहत उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, जिसके कारण हमारे पास लोकसभा की स्ट्रेंथ अभी कितनी है, 543। बात करें टेन्योर की, जैसे राज्यसभा में हमारा टेन्योर 6 ईयर्स का था, ऐसे लोकसभा में 5 ईयर्स का है, 5 साल का, हर 5 साल बाद सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर बात करें मिनिमम एज की, कौन कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है, वो है कि 25 साल से ऊपर के व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने लायक हैं। इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो भी 18+ है, जिनका पहचान पत्र बना हुआ है, वो लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। ये डायरेक्ट लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, डायरेक्ट वे से हम लोग चुनते हैं, वेरस राज्यसभा के जो लोग आते हैं ये इनडायरेक्ट वे से आते हैं, हम लोग नहीं चुनते। हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, एमएलए को चुना है, वो लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स की, कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। सबसे पहले बता दूं कि मेरे हाथ में हैंडमेड नोट्स हैं, जिसे केटी एकेडमी द्वारा बनाया गया है। अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपको अब तक जितनी हमने वीडियोस बनाई है उसके सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात करें राज्यसभा की पावर्स की, तो राज्यसभा की जो पावर्स हैं वो है, इट कैन परमिट पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉज ऑन द मैटर रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। मैंने बताया था आपको 3 प्रकार की लिस्ट होती है,
सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मैंने बताया था स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास पावर होती है कि वो लॉज बना सके या कानून बना सके। वेयरएज राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है। नोट करना, राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है, वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को उठा के सेंट्रल लिस्ट में रख सकती है। ये सबसे बड़ी पावर है लोकसभा की। सेकेंड, डेलिब्रेट ऑन ऑर्डिनरी बिल एंड ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द मनी बिल्स, कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल में विचार कर सकती है, सोच विचार कर सकती है। प्लस सेकंड थिंग कि मनी बिल होगा तो राज्यसभा सिर्फ उसमें अमेंडमेंट ला सकती है, संशोधन ला सकती है, उसको कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकती। तीसरा, टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर मान लो संविधान में कोई भी परिवर्तन लाना है, कोई भी चेंजेस लाने हैं तो राज्यसभा उसमें चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है। अगला है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, राज्यसभा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। कैसे करती है लास्ट में बताने वाला हूं आपको। इलेक्शन एंड जुडिशियल रिलेटेड वर्क, राज्यसभा में इलेक्शन और जुडिशियल रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अगर मान लो कि किसी भी जैसे प्रेसिडेंट को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना हो तो प्रोसीडिंग कहाँ चलती है, राज्यसभा में चलती है। लास्ट पावर की बात करें, राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट डिसॉल्व इट। इसका मतलब क्या है, राज्यसभा जिसकी गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे उसको क्रिटिसाइज तो कर सकती है कि इनकी पॉलिसी डिसीजन कंट्री के बाइंडिंग नहीं है, कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हटाने की पावर राज्यसभा के हाथ में नहीं है। वेरएस लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कुछ पावर्स की बात करें तो सबसे बड़ी जो लोकसभा की पावर है कि ये मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है और उसको अप्रूव कर सकती है। जितने भी मनी बिल होंगे वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, लोकसभा में, और उसको अप्रूव करने की पावर किसके पास है, लोकसभा के पास। दूसरा, फ्रेम लॉस रिलेटेड टू सेंट्रल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कि अगर कोई भी सेंट्रल लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में लॉस बनाने हैं, कानून बनाने हैं, तो उसको कौन कर सकता है, लोकसभा बना सकती है। तीसरी पावर बात करें, टू अप्रूव टेक्स्ट फाइल, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मनी रिलेटेड कोई भी बिल आना है, बजट आना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी है, तो उस पर भी लॉस कौन बना सकता है, लोकसभा। टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, इसका भी सेम फंक्शन है, कुछ फंक्शन लोकसभा और राज्यसभा के सिमिलर है, जैसे कि इसका भी फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव पे रोक लगाना, कंट्रोल करना उसे। टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे राज्यसभा में भी था कि राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती थी, ऐसे ही लोकसभा के पास भी सेम पावर है कि लोकसभा भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें परिवर्तन ला सकती है। टू एक्सेप्ट, अप्रूव एंड टू एक्सेप्ट एंड अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इन केस कोई ऐसी स्थिति आ जाती है देश में जिसके कारण आपातकाल लगाना पड़ता है पूरे देश में, तो उसकी मंजूरी कौन देता है, लोकसभा। फॉर्मेशन ऑफ कमिटी एंड कमीशन एंड डिस्कस इट्स रिपोर्ट, अगर कोई भी कमिटी बनानी है, कोई स्पेशल बिल के रिगार्डिंग कोई बिल पे डिस्कशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो लोकसभा उस कमेटी का या कमीशन का फॉर्मेशन कर सकती है और उसकी रिपोर्ट पे डिस्कस कर सकती है। लास्ट इसकी पावर है इलेक्शन और जुडिशियल वर्क, जैसा राज्यसभा में था सेम पावर इसी के पास है। राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना हो या राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसकी प्रोसीडिंग लोकसभा में की जाती है। ये था लोकसभा राज्यसभा की पावर्स। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य। संसद कौन कौन से काम करते हैं, मैंने बताया आपको संसद के 2 सदन हैं, हम सबके काम क्या होते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, एक फंक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, वो है लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसे बोलते हैं विधायी कामकाज। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी बिल हो, बिना एमपी के, जो सांसद होता है, बिना उसकी मंजूरी के पास नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता। ये है इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, उसी को बोलते हैं विधायी कामकाज, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन। सेकेंड, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण। बहुत सारे प्रश्न काल होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, शून्य काल होता है, इसे बोलते हैं 0 आवर। इन सब के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसमें लास्ट में बताऊंगा कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रित करता है। अगला बात करें फाइनेंशियल फंक्शन, जिसे बोलते हैं वित्तीय कार्य। इसमें क्या होता है, किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी डिपार्टमेंट को जो फंड्स चाहिए होते हैं उसको इशू कौन करता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
अगला रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्री में डाइवर्स ग्रुप्स रह रहे हैं, डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज रहती हैं, उनके व्यूज को रिप्रेजेंट कौन करता है, जिनको हम चुनते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व। हमारी बातों को संसद तक या केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट में एमपी, सांसद। आगे बात करें डिबेट एंड डेलिब्रेशन जिसे बोलते हैं वाद विवाद। यहाँ पे कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल लॉ में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस पर बहुत डिबेट्स होती है, वो डेलिब्रेशन होता है, वाद विवाद होते हैं। फिर उसमें से जो खामियां होती है वो अलग करके फिर एक बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन की बात करें, बोलते संवैधानिक कार्य। अगर मान लो संविधान के कोई भी प्रावधान में बदलाव लाना हो तो उसकी शुरुआत कहाँ की जाती है, हमारे पार्लियामेंट में की जाती है। या फिर उसमें कोई भी अमेंडमेंट लाना हो, परिवर्तन लाना हो, तो हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें, इसे बोलते हैं चुनाव संबंधी कार्य। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव यहाँ पे होते हैं। जुडिशियल फंक्शन की बात करें, इसे बोलते हैं न्यायिक कार्य। अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो उनके जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो यहीं पे चलता है, जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। आइए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहले बात करें जनता की डिमांड पे, सबसे पहले एक बिल आता है जिसे बोलते हैं विधेयक। फिर वो क्या होता है, किसी भी हाउस में प्रपोज किया जाता है। अगर वो मनी बिल है या फिर जिसे बोलते हैं धन विधेयक है, वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और उसके अलावा कोई सा भी बिल है तो वो कोई से भी हाउस में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रपोज किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो उस बिल पे कोई भी इनडेप्थ डिटेल रिसर्च चाहिए, इसमें क्या होता है, उसके लिए बिल कमेटी बनती है जिसे बोलते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। फिर बाद में वो रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पेश करती है। अब हाउस उस पर डिस्कशन करेगा, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। डिस्कशन होने के बाद हाउस एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर रिजेक्ट करता है तो वो बिल यहीं रुक जाएगा, और अगर एक्सेप्ट करता है तो डिस्कशन के लिए हाउस में चला जाएगा। जो हाउस है जिसमें बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें इन डेप्थ डिस्कशन होगी, डिबेट्स होगी। फिर क्या होता है, अगर डिस्कशन में बिल पास हो जाता है तो उसके लिए क्राइटेरिया है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बिल यहीं रुक जाएगा। अगर पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है, अदर हाउस, जैसे लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा। और याद रखना, फिर क्या होता है, अगर एक्सेप्ट हो गया या उसमें से कोई भी, मान लो कि सेकंड हाउस है, उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आना चाहता है, अमेंडमेंट लेके आ गए, तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सेकंड केस में क्या होता है, अगर रिजेक्ट होता है कि फर्स्ट हाउस ने भेजा सेकंड हाउस को, लेकिन सेकंड हाउस हर टाइम उसे रिजेक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक जॉइंट सेशन होता है जिसे बोलते हैं संयुक्त बैठक, जिसमें दोनों हाउस के, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों के सदस्य होते हैं। प्लस उसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब भी जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसको संभालता कौन है, वो संभालता है लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। बात करें ज्वाइंट सेशन के बाद, जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, मतलब कि प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होती है, जिसपे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। और याद रखना, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर, कि उस बिल पे या तो वो साइन कर सकते हैं या तो उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है कि अगर उनको इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो वो भेज सकते हैं, लेकिन अगर जब वो बिल रिकंसिडरेशन के बाद आता है तो प्रेसिडेंट का एक कंपल्सन होगा कि वो उस पर एक्सेंट करें या फिर साइन करें। याद रखना, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो ये बन जाता है एक्ट। शुरू में क्या था, बिल जिसे बोलते हैं विधेयक, फिर ये बन जाता है एक्ट जिसे बोलते हैं अधिनियम। एक्ट मतलब जब राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए, लेकिन जिस डेट से वो कानून लागू होता है जनता पे, पूरे देश में जब वो कानून लागू होता है, उसी को क्या बोलते हैं कि ये लॉ है, कानून है। तो ये थी हमारी लॉ मेकिंग प्रोसीजर या फिर कानून निर्माण की बात करते हैं विधेयक की, जिसे बोलते हैं बिल। तो याद रखना, जो बिल है हमारे दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जिसे बोलते हैं, सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, ऐसे बिल्स जिसको जो रूलिंग पार्टी है उनके मिनिस्टर्स प्रपोज करें, उन्हीं को बोलते हैं सरकारी विधेयक या फिर गवर्नमेंट बिल।
दूसरा होता है गैर सरकारी या फिर नॉन गवर्नमेंट बिल। ऐसे विधेयक जिनको रूलिंग पार्टी के अलावा कोई भी मेंबर या फिर जो संसद है, संसद का कोई भी सदस्य प्रपोज कर दे, उसे ही बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। और याद रखना, जो सरकारी विधेयक हैं, गवर्नमेंट बिल्स हैं, इसमें आएगा मनी बिल, और कोई साधारण जो ऑर्डिनरी बिल है वो आ जाएगा, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फॉर एग्जाम्पल बजट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेकंड बात करें नॉन गवर्नमेंट बिल का, इसमें एक तो ऑर्डिनरी बिल और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगला बात करें वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। वर्क ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी जिसे बोलते हैं संसदीय समिति के कार्य। जो संसद में अलग अलग समितियां बनती हैं, वो मैंने बताया था इन डेप्थ डिटेल के लिए बनती हैं, लेकिन अलग अलग समितियां भी होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इनके फंक्शंस की, बेसिक फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला है टू स्टडी द डिमांड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कौन कौन सी डिमांड्स हैं उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना। दूसरा है टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके खर्चों को देखना कि इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तीसरा है टू स्टडी और रिसर्च द करप्शन रिलेटेड मैटर, अगर किसी भी मिनिस्टर ने या फिर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने करप्शन किया है तो उस केस को स्टडी करना। फोर्थ है देयर आर टोटल 20 कमिटीज। याद रखना, रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में 20 कमिटीज हैं जो इन टॉपिक्स पे काम कर रही हैं। और याद रखना, एक होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये क्या होती है, इसमें दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, जॉइंट डिस्कशन ऑन बिल एंड स्टडी द एक्सपेंडिचर, कि कोई भी बिल था, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बिल आता है तो उस पर डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन के लिए कौन सी कमेटी बनती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें दोनों हाउस के सदस्य होते हैं और वो एक साथ मिलकर उस बिल पे डिस्कशन करते हैं। इसके बाद बात करें हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल इटसेल्फ, संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। तो याद रखना, इसके दो प्रोविजन है, एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कंट्रोल्स द हाउस। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में अध्यक्ष जिसे बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में सभापति जिसे बोलते हैं चेयरमैन, ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने हाउस को कंट्रोल करते हैं। उसमें कोई भी मिसबिहेव करता है, इनडिसिप्लिन दिखाता है, तो उसे हाउस की जो सदस्यता है उसकी रद्द कर दी जाती है। सेकंड है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 में, जिसके तहत एक कानून आया जिसका नाम है दल बदल निरोधक कानून। इसके तहत बोला गया कि अगर कोई भी सदस्य, जो मैं प्रोविजंस बता रहा हूं, इसका वायलेशन करता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। पहला है कि वॉलंटरी रेजिग्नेशन, अगर कोई सांसद एमपी अपने मेंबर से क्या कहते हैं एमपी के पद को छोड़ता है तो वो दोबारा एमपी नहीं बन सकता। सेकंड है वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन, अगर पार्टी एक डायरेक्शन में वोट कर रही है और वो पार्टी के दूसरे डायरेक्शन में वोट करता है तो उस केस में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो जीत जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और एमपी बन जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। लास्ट है नॉमिनेटेड मेंबर कांट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ बीइंग इलेक्टेड, अगर किसी भी मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है पार्लियामेंट में तो 6 महीने के अंदर अंदर वो पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो कोई सी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर ली जाएगी। ये था पार्लियामेंट, जो संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। हेलो, तो अब बात करते हैं हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे क्वेश्चन आर, जीरो आर और डिस्कशन, जिसे बोलते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल और वाद विवाद। तो इसमें बात करें, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आर की बात करें, इसे बोलते हैं प्रश्नकाल। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करते हैं कि उनकी पॉलिसीज, उनके डिसीजंस जनता के लिए कैसे थे। सेकंड जीरो आर जिसे बोलते हैं शून्यकाल, इसमें क्या होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो प्रायर नोटिस मतलब कि नोटिस बिना दिए क्वेश्चन किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जीरो आर, उसमें जो डिस्कशन होती है। तीसरा है डिस्कशन, इसमें क्या होता है, शॉर्ट डिस्कशन भी इसे कहते हैं।
इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आजकल पब्लिक की डिमांड है उसको उसके ऊपर डिस्कशन चलती है पूरे हाउस में और उसके ऊपर कानून बनाने की कोशिश की जाती है। सेकेंड है डिबेट एंड मोशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज पे डिबेट की जाती है और जो मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव में, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव में उनकी बात करते हैं, तो उनसे उनकी पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चंस किया जाता है, पूछा जाता है। प्लस मोशंस रेज होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सबसे बड़ा मोशन है इसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या सिग्निफाई करता है कि रूलिंग पार्टी के बीच में विश्वास नहीं बचा, जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में क्या है कि ट्रस्ट नहीं है, जो मेंबर्स हैं वो बीच में जो बॉन्ड है वो टूट गया। अगर ये पास हो जाता है तो जो पूरी क्या कहते हैं कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाती है और पूरी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होकर दोबारा इलेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ओवर फाइनेंस। कंट्रोल ओवर फाइनेंस की बात करें, इसमें क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने जितना भी पैसा मांगा होता है, बजट मांगा होता है अपने कंसर्न एरियाज के लिए, उसमें क्या होता है जो अपोजिशन होती है वो कट मोशन के थ्रू उनके बजट को कम करवा देती है, जिससे कि मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ देश का विकास हो सके। लास्ट है ओवरसाइट थ्रू रिपोर्ट्स। जैसे सीएजी एक वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करती है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मीन कि पैसा इतना लगना था लेकिन उससे ज्यादा लग गया, तो उसको स्टडी करती है, उसका एनालिसिस करती है और फिर संसद में पेश करती है और जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये था चैप्टर लेजिस्लेचर। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।